बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 मई पाकिस्तान में बुध की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 165। ना काम बदले हैं और ना ही दाम बदले हैं, सिर्फ बदले हैं तो नाम बदले हैं। जी हाँ, अयान अली की जगह पर पिंकी स्मगलर आ गई हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान वही रहे हैं और जरदारी भी वही रहे हैं और हमारी मिलिट्री के जर्नल्स भी वही रहे हैं। यकायक आपको पाकिस्तान की तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर एक पिंकी नामी मंशियात की, कोकेन की स्मगलर नज़र आई हैं। ऐसी ऐसी जेहतें उस स्टोरी की खुल रही हैं, कुछ हम भी आपके सामने रखेंगे, कुछ आपने कल पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल्स के बड़े प्रोग्राम्स पर मैराथन ट्रांसमिशन देखी और हर तरफ पिंकी छाई रही। मतलब कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हुई, जो वहाँ शहादतें हुई, पुलिस की एक तो 15 शहादतें हुई थी, उसके बाद अगले दिन फिर 9 शहादतें हुई। फिर यह भी पता चला कि बहुत सारे थानों की पुलिस जो है वो थाने बंद करके छोड़ के वहाँ से निकल गई मौलाना फजल रहमान के मुताबिक। लेकिन किसी चीज़ की कवरेज कल पाकिस्तान के टेलीविजन पर नहीं हुई, ना कल ना आज, सिर्फ पिंकी चल रही है। और पिंकी स्मगलर जो है उसको एक ऐसा जादुई किरदार बना दिया है जैसे आप कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो। लेकिन ये क्या पहली दफ़ा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब तरमीम का मौसम आता है तो मैंने आपको कहा कि ना हमारे जर्नल्स के काम बदलते हैं और ना ही दाम बदलते हैं। बदलते हैं तो नाम बदलते हैं। पहले आपने अयान अली को देखा था और अब ये सब कुछ शुरू हो गया। याद कीजिए, पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने इसी तनख्वाह पर या इससे कम तनख्वाह पर काम करने से राज़ीनामा जाहिर ना किया तो फिर उनके साथ वही होगा जो अब होना शुरू हो गया है। हम आपको कई महीनों से बता रहे थे। ज़ाहिर है ये तो हमें नहीं पता था कि कौन सा तीर जो है वो अपनी ज़ंबील से या अपने जो आप ये कहिए कि कमान में से, वो तरकश में से निकाल कर और कमान में डाल के जर्नल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर चलाएंगे। लेकिन ये पता था कि कुछ ना कुछ गंदा काम ही होगा और अब वो हो गया है। तो पूरा अहवाल आपको बता दें। फिर फजल रहमान साहब ने भी एंट्री की है। फिर आपको ये भी बताते हैं कि जो 28वीं तरमीम है वो कब तक लाने का सोचा जा रहा है। तो पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि ये जो पिंकी नामी स्मगलर हैं, इनके बारे में ये पता चला है कि ये लाहौर और कराची दोनों जगहों पर स्कूल के बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और अशराफिया की जो नाइट या डे टाइम में गैदरिंग्स या पार्टीज़ होती हैं, उन सब में कोकेन, आइस और तमाम इस तरह की जो नशा आवर चीज़ें हैं या नशा है, उसको ये सप्लाई कर रही हैं। और ये अब से नहीं, पिछले कई सालों से सप्लाई कर रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनको आईबी ने लाहौर से गिरफ़्तार किया और लाहौर से जब गिरफ़्तार किया तो इनके पास बहुत सारी कोकेन थी। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आईबी और सेक्टर कमांडर ने मिलकर इनसे वो मंशियात वापस ले ली। फिर ये भी कहा जा रहा है कि किसी हुकूमती या रियासती इदारे ने वो सारी मंशियात बेच डाली। फिर ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हो सकता है ये इल्ज़ामात हों, कि इनसे मज़ीद मंशियात बनवाई गई। ज़ाहिर है मिक्सिंग वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स की या आइस वगैरह को बनाने के लिए, तो इनसे मज़ीद मंशियात बनवाई गई, वो बेची भी गई कई महीने तक या कई हफ्ते तक, और इनसे अच्छी खासी कमाई करने के बाद इनको उसके बाद पब्लिक किया गया इनकी गिरफ़्तारी को। फिर यह भी कहा जाता है कि इन्हें एक 5 स्टार होटल के अंदर रखा गया, 4 कमरे उस फ्लोर पर लिए गए, उनमें से 1 कमरे पर इनको रखा गया, 3 कमरे इनकी सहूलत के लिए, या आप ये कह लीजिए कि इनकी सो कॉल जो अरेस्ट किया हुआ था या सिक्योरिटी थी उसके लिए इस्तेमाल हुए। यह भी कहा गया कि इन्हें लाहौर से जब कराची लाया गया तो लाहौर के अंदर इन्होंने पुलिस से बचने के लिए, रिपोर्टर्स अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि ये अयान अली सेकंड सीरीज़ है और मकसद यही है कि आप सबकी तवज्जो हटे और सिर्फ अयान अली पर जाए, और फिर अयान अली के पीछे जिनके हाथ हैं उनको हमारे जर्नल्स जो हैं वो खुद ही सीधा कर लेंगे। तो आजकल भी उन्हीं को सीधा कर रहे हैं। तो दिख तो आपको पिंकी स्मगलर रही हैं सामने, लेकिन पीछे जाहिर है इससे 28वीं तरमीम जो है वो गले पर अंगूठा रख कर मनवाई जाएगी। और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कल को कोई कहे कि जरदारी साहब जो हैं वो मंशियात बेचा करते थे और जो पिंकी स्मगलर हैं
उसके ज़रिए से मेरा ख़्याल है कि इनका जो दुरुस्त नाम है वो तो अनमोल है, या इनका जो सही नाम या फॉर्मल नाम है वो तो अनमोल है, लेकिन इनको पिंकी कहते हैं। तो ये जो अनमोल साहबा या पिंकी साहबा हैं, इनके पीछे फिर कह दिया जाएगा कि सदर जरदारी थे, या हो सकता है पीपल्स पार्टी में से किसी और को, और क्या पता बिलावल साहब के बारे में ना कह दिया जाए कि वो इनके पीछे थे। इल्ज़ाम ही लगाना है ना, या सबूत ही रखने हैं, वो तो बना भी लिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। फिर सनसनी भी फैलाई गई, और सनसनी इस तरह की फैलाई गई कि इन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए अपने हाथों की जो उंगलियां थीं उनको जला लिया। फिर यह भी कहा गया कि छुरी के साथ उन उंगलियों को ज़ख्मी कर लिया ताकि फिंगरप्रिंट्स इनके ना पता चलें, और ये लाहौर में छुप के रह रही थी। फिर यह भी कहा गया कि एक जगह पर पुलिस वालों ने इन्हें रोका तो इन्होंने गाड़ी पुलिस के ऊपर से गुजार दी। फिर यह भी कहा गया कि इनका इतना डर था, या इतने इनके आला लेवल पर ताल्लुकात थे कि जेल के अंदर भी ये अपनी टर्म्स के ऊपर रहती थी, मीन हवालात, या जैसे हमने कहा कि ये भी इतलात हैं कि ये 5 स्टार होटल के अंदर भी इन्हें रखा गया। फिर यह कहा जाता है कि जब डिसाइड कर लिया चौधरी निज़ामुद्दीन ने कि अब वक्त है, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो हत्थे नहीं चढ़ रही 28वीं तरमीम के लिए, उनको थोड़ा दबाना मकसूद है, तो फिर इन्हें कराची ले जाया गया। कराची में भी एक M और P नाम है उस होटल के नाम के अंदर, पूरा नाम नहीं लेते, वजूहात कानूनी होती हैं जिसकी वजह से, बहरहाल M और P उसके नाम के अंदर आता है। उस होटल के अंदर इनको रखा गया, और वहाँ पर शायद गालिबन ये हफ्ते के करीब या 5 दिन के करीब इनको वहाँ रखा गया। और फिर जब इनकी रोनमाई करनी थी तो इनको एक घर से गिरफ़्तार किया गया। वो ज़रा वीडियो देखिए स्क्रीन के ऊपर, जो इनकी गिरफ़्तारी की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुलिस वाले जाते हैं, जैसे ही बेल बजाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, तो आगे से यही दरवाज़ा खोलती हैं, और उसके बाद ये परेशान नहीं होती, ये भी हंसती हैं, कहती हैं आओ जी आओ, आए अंदर आए, और वो गिरफ़्तार करके इनको ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनमोल उर्फ पिंकी साहबा हैं, ये उस घर में इंतज़ार कर रही थी पुलिस का कि आप आइए और मुझे गिरफ़्तार कीजिए। पुलिस ने घंटी दी तो इन्होंने ही खोली, मतलब इन्होंने दरवाज़ा खोला, किसी और ने नहीं खोला, और वो इंतज़ार कर रही थी कि आइए मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। तो वो सारा सेटअप था, ज़ाहिर है गिरफ़्तार तो पहले किया हुआ था, और वो इन्हीं के पास थी। और इल्ज़ामात तो ये हैं कि हुकूमती और रियासती इदारे जो हैं, जो या अपने आप को रियासती इदारे कहते हैं, उनके बड़े बड़े अकाबरीन ने इस बहती गंगा में अपने हाथ नहीं बल्कि अपना सर मुंह सब कुछ धोया है, और इनसे मंशियात हासिल भी की है और आगे बेची भी है। ये इल्ज़ामात अब आ रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कल पाकिस्तान के जो दोनों महकमे हैं, ISPRB और ISIB, वहाँ से सख्त तरीन इंस्ट्रक्शन थी कि इसी स्टोरी को कवर करना है, बाकी किसी स्टोरी के ऊपर कान नहीं धरना, इसी स्टोरी को कवर करना है। तो ये स्टोरी नंबर 1 इसको प्रायोरिटी दी गई, और हर तरफ आपको कल पिंकी पिंकी पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी जो है, और मंशियात जो है, उसी की बात चली। जब भी आपको कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन नज़र आए पाकिस्तान के मीडिया में या होता हुआ नज़र आए, समझ लिया कीजिए कि इसके पीछे जादू की जफ्फी है, या इसके पीछे जादू की लाठी है, और वो जर्नल्स की लाठी है। तो ये कल भी सब कुछ वही हो रहा था, ये फिक्स्ड मैच था, ये आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, ये ब्लैकमेलिंग चल रही है, और 28वीं तरमीम को पास करवाने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। आगे अब हम आपके सामने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान पढ़ के सुनाते हैं। बयान तो ऐसा है कि अगर वाकई उन्होंने ये बयान दिल से दिया हो या होता, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी दिल से कोई बयान देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी दिल से ये बयान दिया होता तो इससे ज़्यादा मुहतरम बयान कोई और हो नहीं सकता। लेकिन जब वक्ते क़याम आता है तो फजल रहमान साहब हों, जमात इस्लामी हो, ये तमाम के तमाम नादान उलमा जो हैं वो फिर जो भी मिलिट्री डिक्टेटर होता है उसके कदमों में गिर जाते हैं। बयान वो क्या देते हैं ज़रा सुनिएगा, मैं क्विकली पढ़ूंगा, काफ़ी लंबा बयान है, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट करके आपके सामने रखें। वो कहते हैं कि मुझे एहसास है इस बात का कि वो भी मेरा खून है। चंद हफ्ते पहले वाना में आपके पूरे किले को उड़ा दिया गया जिसमें हमारे फौजी जवान शहीद हुए। कल बन्नू में होने वाले एक हमले ने पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, जितने भी वहाँ सिपाही थे वो सब के सब शहीद हो गए। आज तमाम शहर और इलाके के थानों की पुलिस अपने अपने थानों को छोड़कर पुलिस लाइन में आकर जमा हो गई। जो मुकामात हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे आज उनको खुद तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। किसके पास जाएं? फजल रहमान साहब पूछ रहे हैं। ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि किसके पास जाएं। आप ये नोट कर लीजिएगा, फजल रहमान साहब को मैंने पता बताना है कि वो किसके पास जाएं।
हम रवायती लोग हैं। अगर मैं गम के अंधेरों में खड़ा हूँ, अगर मैं खून की झील में खड़ा हूँ और हर तरफ मेरा खून बह रहा, तो ऐसे माहौल में कम अज़ कम मैं जश्न नहीं मना सकता। बड़ा दिल है, हर तरफ खून बिखरा हुआ है, ज़िंदगियाँ गैर महफूज हैं और साथ साथ जश्न भी मनाया जा रहा है। वो मार्का हक की वो जो नाच गाना था उसको कह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हमने यहाँ बड़े बड़े वाक़यात देखे। मौलाना इदरीस का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं। मैं रोज़मर्रा की बात कर रहा हूँ। वो पूरे साल के तालीमी दौर में हर रोज़ 2800 तलबा को पढ़ा रहे थे। बैक वक्त एक मदरसे में 1300 और दूसरे में 1500 तलबा पढ़ाते हैं। ये हमारा असासा है। इसके बावजूद इन्हें शहादत के लिबास में दफन किया गया। फिर आगे उन्होंने लंबी बातें की हैं शहादत के ऊपर, लोगों पर किस तरीके से देहातों में मस्जिदों के अंदर लोग घुसे हैं, बैठकों में मुसल्ला लोग हैं, आम आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, कारोबार ख़त्म हो गया, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत से लोग नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन कौम को नहीं बताया जा रहा कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है। फिर आगे उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान की बात की, अपने इलाकों की बात की, बन्नू की बात की, फिर उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों की बात की। मतलब कि फजल रहमान साहब ने पूरी दुकान खोल के रख दी है। फजल रहमान साहब ये पूरी दुकान कब खोलते हैं? जब जनरल साहबान को इसकी ज़रूरत होती है। फजल रहमान साहब तब महंगे और या आप ये कहिए कि सख्त या ऊंचे बयानात देते हैं जब जब जर्नल्स को इनकी ज़रूरत होती है। लगता है कि इनकी एक दफ़ा फिर ज़रूरत आन पड़ी है। ये वाली तलवार जर्नल्स ने फिर एक दफ़ा म्यान से बाहर निकाल ली है और अब फजल रहमान साहब ने पूरा माहौल खड़ा कर दिया है कि कैसे दहशतगर्दी हो रही है और हम पर बड़ा जुल्म है और हम ज़मीन गर्म कर देंगे, हम सड़कों पर निकल आएंगे। जाहिर है कि ये मौजूदा जो रजीम में बेचारे फॉर्म 47 वाले बैठे हैं, उनको पता है कि जर्नल्स ने इनको लॉन्च कर दिया है। दूसरी तरफ आज ही की खबर आपको देते हैं कि फैसलाबाद और दूसरी जगहों पर दर्जनों की तादाद में तहरीके लब्बैक वालों की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ये भी एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं कि तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं उनकी आज भी फैसलाबाद में, आज जब हम ये कह रहे हैं तो आप समझिए कि आज और यो कल का दिन गुजरा, इन दोनों दिनों में दर्जनों के हिसाब से उनके कारकुनान की जो हैं वो ज़मानतें हुई हैं। ये भी क्लेम किया जा रहा है, अभी ये हतमी खबर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये उन ज़मानतों के ऊपर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता आने वाले किसी वक्त में साद रिजवी वगैरह को भी प्रोड्यूस कर दिया जाए अवाम के सामने। वो क्यों? ताकि अगर उनसे कोई एहतजाज करवाना हो तो उनको भी आने वाले वक्त में इस मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, अगर सदर जरदारी ना माने। तो एक तरफ आप गौर कीजिए कि फजल रहमान साहब को भी दहशतगर्दी याद आ गई, जो कि दुरुस्त याद आई, बहुत सूरत हाल दिगरगों है। तो फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो फजल रहमान साहब वहीं जाएं जहाँ पर आप हमेशा जाते हैं। जब जब वक्त क़याम आया आप सजदे में गिर जाते हैं। मतलब कि जब जब वक्त क़याम आता है आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं जर्नल्स के साथ। जैसे पीछे आपने 26वीं तरमीम पर वोट दिया, 27वीं तरमीम के वोट के वक्त आप बांग्लादेश चले गए जानबूझ के, ताकि आपके पीछे से सारा काम डाल दिया जाए। अभी आपको फिर जर्नल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। माहौल मुल्क में बन गया है। आखिरी बात आपको ये बता देते हैं कि 21 तारीख रखी गई है। जी हाँ, कोशिश ये होगी कि 21 तारीख से पहले पहले टेबल कर दें या उसका कोई ना कोई कागजी कार्रवाई उसकी शुरू कर दें। अप्रूवल तो हो सकता है चंद दिन लगे, लेकिन कोशिश है। अब डेट्स आगे पीछे हो सकती होती हैं, कई दफ़ा बहुत सारे अवामल होते हैं जिनकी वजह से डेट वो अचीव नहीं की जाती जो असल में पहले सोची होती है। लेकिन फ़िलहाल इनके जहन में ये है कि 21 तारीख तक जो है वो 28वीं तरमीम को टेबल कर दिया जाए। 28वीं तरमीम में जो चीज़ें, एक तो आप सबको पता है कि जो NFC अवार्ड है, सूबों से जो पैसा वापस लेना है, वो तो है ही है। उसके साथ ही साथ फ़ौज को मज़ीद इख्तियारात देने की बात भी है, और साथ ही साथ जो गवर्नर राज लगाने का पार्लियामेंट के पास इख्तियार है वो उससे लेके आइनी अदालत को देने की बातचीत भी चल रही है, ताकि अगर गवर्नर राज लगाना हो तो चौधरी साहब की एक आंख के इशारे से जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो चुप करके गवर्नर राज जो है वो लगा दें। वैसे तो पहले भी ऐसे ही होना है, लेकिन उन्होंने अब कहा कि इसको कानून का हिस्सा ही बनवा लें। एक तो ये जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस गालिबन इसे कहते हैं, जैसे CSS करके एक तो सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विस होती है और एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है। उसके जो अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग के दौरान अब ये ऐलान किया गया है कि उन्हें घुड़सवारी भी सिखाई जाएगी। पहले ये अशराफिया के तमाम खर्चे जो थे वो अवाम उठा के अवाम की कमर टूट गई थी। अब PMS वाले कहते हैं कि जो PMS के अफसरान हैं उनको हमने दौरान ट्रेनिंग घुड़सवारी भी सिखानी है।
अब ये समझ से बाहर है कि चलें अगर तो कोई ऐसा महकमा है जिसमें घोड़ों पर सवारी की जाती है तो वो उनको तो सिखानी है, लेकिन आपने घोड़ों पर बैठ के कहाँ जाना है? लाइक मेरी समझ से बाहर है। कोई फिल्मों में काम करना है, क्या करना है आपने? अब तो घोड़ों के दिन ख़त्म हो गए हैं। मतलब क्या आप वाकई कौम को वापस लेके जाना चाहते हैं घोड़ों वाले ज़माने में वापस? लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है और ऊपर टिकटॉक बनते देखते हैं, उनका दिल है कि नीचे भी टिकटॉक बने, तो अब सिर्फ टिकटॉक के शौक में कौम के ऊपर घुड़सवारी के नाम पर एक और अजाब मुसल्लत करेंगे। खर्चे का मतलब कि कौम का मज़ीद खर्चा होगा और पैसा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा कौम को। हाँ, इस घुड़सवारी का अगर तो कोई फ़ायदा होता तो हम कहते कि ये PMS बैच 14 को आप ये ज़रूर घुड़सवारी सिखा दें, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। मतलब इस्तेमाल तो करने नहीं, भले भले गधे की सवारी सिखा दें या घोड़े की सिखा दें, तो फिर ऐसा ही कर लें, पैसे ही बचा लें। आप कोई वहाँ से गधे वधे ही पकड़ लें, उनकी सवारी सिखा दें जो इनके हालात हैं। लेकिन जो उसमें मर्द हजरात हैं वो भी और जो ख़वातीन हैं वो भी, उन्होंने लंबे लंबे घुड़सवारी वाले जूते शूते कहीं से हासिल किए हैं और वो अब घुड़सवारी सीखने के शौक़ में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि मरीम नवाज़ की तशहीर के लिए पिछले साल 7 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। अब दूसरे साल भी अभी तक 6 अरब 40 करोड़ रुपया जो है वो लग गया है, यानी अभी तक 14 अरब रुपए की सिर्फ तशहीर हो चुकी है। अब 2027 के लिए मरियम की तशहीर के लिए 22 अरब रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। 12 अरब रुपया, 22 कह दिया, तो ये 12 और 14 आप खुद ही देख लीजिए कि ये तकरीबन 26 अरब रुपया जो है वो इन 3 सालों के अंदर कम से कम इस्तेमाल होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो बजट में मांगा जा रहा है। ये कम से कम 26 से 27 अरब रुपया जो है वो FSC जैसे भी उन्होंने पास की नकल शक्ल लगा के, लेकिन 12 जमात पास जो खातून हैं उनके लिए। कल उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन उनको भी याद नहीं रहा और बाकी सबको भी कि उन्होंने तो ग्रेजुएशन की नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से तो फारिग हो गई थी, तो बग़ैर ग्रेजुएशन के वो मास्टर्स कर लेती हैं और मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में करके वो PhD पॉलिटिकल साइंस में कर लेती हैं। लेकिन चलें, इतना सीरियस ना लिया करें, वो भी तो बेचारी टिकटॉक में ही कहती हैं, वो कौन सा कोई सीरियसली कहती हैं। बाकी जो नौकरी उन्होंने हथियाई हुई है, जिस जगह पर वो बैठी हैं, वहाँ पर तो चौधरी साहब का जिसको दिल करे बैठा दें, वो कौन सा ऐसा कोई मसला है। अच्छा, ये तो हो गई अशराफिया की। अगली बात सुन लीजिए। मनान खान, ये PP 55 नारोवाल से नून लीग के MP हैं। इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतियाब करे मुकम्मल। बहरहाल इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। कानून के मुताबिक किसी MPA MNA को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की इजाज़त नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने रूल्स रिलैक्स किए और रूल्स रिलैक्स करके इनके बेटे पर 50 लाख रुपए खर्च हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी मंजूरी दी गई। याद कीजिए, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको इमरान खान ने 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कार्ड दिया था कि 10 लाख तक आपकी जेब में है। हाँ, अगर बीमारी बड़ी हो तो 10 लाख से ऊपर भी आपको अप्रूवल मिलेगी। वो हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद करवा दिया और सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान ने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और अब ये अपने जो वुज़रा हैं, या वुज़रा क्या MPAs हैं, उनके बच्चों के लिए 50 लाख रुपया निकाल रहे हैं गवर्नमेंट के फ़ंड से, जो असल में जिसकी इजाज़त भी नहीं है। कहा जाता है कि ये MPA जो हैं ये चौधरी एहसन इकबाल साहब के बड़े करीब हैं और ये एहसन इकबाल आपको पता ही है, वो जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अलीमा खानम साहबा ने भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है सुहेल अफरीदी के इक़दामात पर। उन्होंने कहा कि लीडरशिप यही होती है जो सुहेल अफरीदी दिखा रहे हैं। अवाम को कंट्रोल से बाहर नहीं निकालना होता। इमरान खान भी यही कहते हैं। वो कहती हैं कि अगर अवाम एक दफ़ा कंट्रोल से बाहर निकल गई तो फिर वो किसी के काबू नहीं आएगी। इसलिए जो कुछ सुहेल अफरीदी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इमरान खान के तमाम पैगामात उनके पास मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी जो हैं वो उन तमाम जो इमरान खान की हदायत हैं उन पर अमल करना शुरू कर देंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में, जो अलीमा खानम साहबा हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया है सुहेल अफरीदी पर, उन्हें भरपूर इंडोर्स किया है। आज के दिन तक जो कुछ भी सुहेल अफरीदी साहब ने किया है, जो बयान हमारे सामने है, जो स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब को अलीमा खानम साहबा ने कहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। लीडरशिप यही होती है जिस तरीके से वो कर रहे हैं
और उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर एंडोर्स किया है कि उन्होंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, जो भी वो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप उन्हें और दुरुस्त काम करते हुए देख पाएंगे। अब हम भी कई दफ़ा सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, तो अब अलीमा खानम साहबा की इस एंडोर्समेंट के बाद हम सबको भी इज्तनाब करना चाहिए उनके ऊपर तनकीद करने का, क्योंकि अगर एक बहन के तौर पर वो बिल्कुल मुतमईन है कि जो कुछ सुहेल अफरीदी ने अभी तक किया वो बहुत उम्दा किया है, तो फिर हमारा कहना उनको या उन पर तनकीद करनी बनती नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर गिलगित बल्तिस्तान से है, जहां से इलेक्शन का अहवाल आपके सामने रख देते हैं। वहां पर इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है। एक बार फिर वही काम, मेरा ख्याल उस तरह के इल्ज़ामात इंडिया में नहीं लगाए जाते जिस तरह के इल्ज़ामात अब पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है इनका स्पेशल स्टेटस है पाकिस्तान के साथ, लेकिन चौधरी साहब को उसकी भी कोई शर्म नहीं है और उन्होंने वहाँ पर वही काम करने शुरू किए हैं ताकि जिससे इंडिया भी पूरी दुनिया को दिखाए कि देखिए पाकिस्तान यहाँ के लोगों का किस तरीके से इस्तेहसाल कर रहा है और किस तरीके से इन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है। जिस पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको पहले निशान अलॉट किया गया। जैसे ही पता चला कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ इलाक़ कर लिया है तो काजी लानत की तरह जैसे उन्होंने पीटीआई से बैठ कर निशान छीना था, इनसे भी पोलो मैन का इनके पास निशान था, वो इनसे छीन लिया गया। मतलब कि मुबैना या खुली धांधली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी शुरू कर दी गई है। शर्म लेकिन आनी नहीं है, और अगर शर्म आनी नहीं तो हमें कहने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आगे सुन लीजिए ताकि आपको लगे ना कि ये काम सिर्फ हमारे जनरल साहबान करते हैं, सिविलियन भी यही काम करते हैं। लाहौर के 2 बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर से ये इंकशाफ हुआ है कि कैंसर से बचाव की 2 अद्वियात कम अज़ कम जाली निकली हैं। मतलब अद्वियात के ऊपर नाम लिखा हुआ है, अंदर शायद पानी वानी भरा हुआ है, वो जाली हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा, उनके अंदर कोई वो दवाई नहीं है जो होनी चाहिए। और आप समझिए कि कैंसर का मर्ज़ जो है वो पहले ही कितना ख़तरनाक मर्ज़ होता है, मरीज़ और उसका ख़ानदान पहले ही किन चीज़ों से नबरदज़मा हो रहा है, और अगर कोई कसर रह गई है तो वो ये पूरी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ याद कीजिए कुछ लेडी डॉक्टर्स थीं और मेल डॉक्टर्स भी थे जो गायनी वार्ड के अंदर वीडियो बना रहे थे कि कौन सी टीम जल्दी मरीज़ का ऑपरेशन करते हैं, और वो बड़ा ही बेहुदा तरीके से वहाँ पर वो सब कुछ हो रहा था। हमने भी आवाज़ उठाई थी, दूसरे लोगों ने भी, और 4 के करीब मेरा ख्याल डॉक्टर्स को उस पर सस्पेंड किया गया था। अब माशाल्लाह से पता चला है कि इस मुल्क में सिर्फ यही नहीं कि मरीम नवाज़ को ही सज़ा नहीं मिलती, हर छोटी छोटी मरीम नवाज़ मौजूद हैं। अब वो जो डॉक्टर फातिमा या दूसरी डॉक्टर साहबा थीं उन सबको लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में दोबारा से तैनात कर दिया गया है। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 3 महीने या 4 महीने उन्हें सस्पेंड रखा, या माजरत 3-4 महीने कहा, 1.5 महीना सिर्फ, और बस वो ख़त्म, टाइम फिश, वो दोबारा आएंगी और अब वो पूरे धड़ल्ले के साथ दोबारा ऐसी वीडियोस बनाएंगी। पूरी दुनिया में अगर ये होता, मैंने तमाम फिजिशियन से ही बात की थी, उन्होंने कहा कि, बल्कि कुछ फिजिशियंस ने तो हमें कहा कि उन्होंने खुद अपनी ट्रेनिंग इसी हॉस्पिटल से पूरी की हुई है और उनके सर शर्म से झुक गए हैं कि इस तरह का प्रोफेशनलिज्म जो है वो उनके अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस वक्त आ रहा है। अब ज़रा आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने बहुत सारी बातें की कल, उसमें उन्होंने इतने झूठ बोल दिए कि जो मैं सुन रहा था और उनके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान हो रहा था। कल उन्होंने बच्चियों के सामने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सूबों की जो कमिश्नर हैं, वो ज़िलों की, डिस्ट्रिक्ट्स की, डिवीजन्स की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो ख़वातीन लगाई जा रही। बिल्कुल झूठ। हमारे ज़माने में डीपीओ से लेके, इमरान खान की गवर्नमेंट में डीपीओ से लेके, डिप्टी कमिश्नर से लेके और कमिश्नर्स तक तमाम जगहों पर ख़वातीन को लगाया गया था। वो गुजरांवाला की बात आप कर लें, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर से लेके आप डीपीओ की बात कर लें, मेरे पास उन अफसरान के नाम भी हैं जिन सबको लगाया गया था। जो डिप्टी कमिश्नर थी वो तो बहुत सारी ख़वातीन लगाई गई थी। बुज़दार साहब की जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट थी, कमिश्नर भी थी, उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर तो बहुत ही ज़्यादा थी, लातादाद नंबर्स के अंदर थी। तो मरीम साहबा पूरे पक्के मुंह से झूठ बोल रही थी कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अच्छा, फिर बाजी ने कुछ कहा कल कि मैंने मास्टर्स जो है वो
इंग्लिश लिटरेचर में कर लिया। पहले वो कहती थी मैंने पीएचडी भी किया, पीएचडी तो खैर गायब हो गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दरमियान में एक ग्रेजुएशन की चीज़ होती, वो कहाँ हुई। खैर बाजी तो आपको पता साइंटिस्ट हैं, सीधा भी कर सकती हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, बाजी वैसे तो आपको पता है कि वो जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ उसमें ये मुझे नहीं पता ये कैमरे वाला क्या कर रहा है। यकीनन ये कैमरे की ही प्रॉब्लम है, जिसने रिकॉर्डिंग की उसी की प्रॉब्लम है कि बाजी के एक लिप को वो उधर दिखा रहा है, एक को उधर दिखा रहा है। अब लोग जो जलने वाले, हसद करने वाले, वो कह रहे हैं सर्जरी ख़राब हो गई है, एक लिप इधर चला गया एक उधर। मुझे पता है मेरी बाजी ने तो कोई सर्जरी नहीं करवा रखी, ये सब झूठे इल्ज़ाम है। तो वो जो बोलते हुए उनके लिप्स इधर उधर नज़र आ रहे हैं, वो असल में कैमरे वाले का कसूर है, बाजी का कसूर नहीं है। शर्म आनी चाहिए जिसने भी कैमरे के साथ ये सब कुछ करके बाजी को ऐसे कार्टून नमा बना के दिखाने की कोशिश की है। फिर हैरान हुआ कि बाजी इतनी तैयारी शारी करके आती हैं, लेकिन ये बेसिक आदाब होते हैं कि अगर आप बात करते हुए गला साफ़ करें करें तो आप साथ माफ़ कीजिएगा कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी कहते हैं अंग्रेज़ी में। बेसिक आदाब हैं, इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आए होंगे, घर से भी पता लगे होंगे। कम अज़ कम इन बच्चियों के सामने तो ऐसी हरकतें करें कि इनको ये आदाब आएँ। बाजी आज उस तकरीर में कितनी बार गला साफ़ करती रहीं और बग़ैर एक्सक्यूज़ मी या माफ़ कीजिएगा, मतलब बग़ैर जो बेसिक मैनर्स हैं उनको फॉलो किए करते हुए कितने पक्के मुंह के साथ अपनी कार्रवाई डालती रहीं। देखिए, फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। आप सबको मुझे अच्छी तरह मुबारकबाद और आप सबको बहुत शाबाश। मेरे पास वो लिखी हुई स्पीच वो मेरी फाइल में पड़ी। और एक बात बताऊं, सब ज़्यादातर तासुर शायद यही होता है कि पता भी नहीं था कि कुछ जो लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुकाबला करके जीत के आना ये कोई छोटी बात नहीं। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी कि वो फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। देख लिया आपने। इसके साथ साथ चलते चलते मेरा दिल था कि आपको यास्मीन राशिद साहबा ने इनके इस सारे सफ़र के ऊपर क्या कहा था, वो भी ज़रा सुन लीजिए। जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था। अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो, तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेड कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूँ, सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में, प्रिंसिपल को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहाँ, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए CMH के अंदर। एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहाँ जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, FSC में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी। दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया, उस प्रोफेसर को ST लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा। तुम पहले अपने आप को उसमें से ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने निकाली थी। जाओ जाके उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे बड़ा चोर है।
अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था। मरियम नवाज वही मौरूसियत का है, और मरियम नवाज की क्या हैसियत। मुझे याद है इसने कनेट कॉलेज में दाखिले के लिए नवाज शरीफ ने मीरा फैलबूस को कहा, हमारी प्रिंसिपल थी, कि आप इसको दाखिल करते हैं। ने कहा जी हम तो मेरिट पे दाखिल करते हैं, इसका मेरिट बनता ही नहीं, हम कैसे इसको दाखिल करते हैं। मीरा को निकाल दिया मुलाजमत से। तो ये ऐसे लोग जो है वो मौरूसियत की बिना पे, इसलिए कि नवाज शरीफ की वो बेटी हैं, उनका क्या मुकाम है? कोई मुकाम नहीं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।